Hi everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 4, Force and Energy of class 5th Science. आज हम क्लास 5th का फोर्स एंड एनर्जी चैप्टर डिस्कस करेंगे. ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल भी कराया हुआ है. एक्चुअली ये चैप्टर करने का मेरा मोटिव ये था कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि उन्हें ये चैप्टर्स चाहिए, ये चैप्टर उन्हें समझना है. मे बी उनके एग्जाम में आ रहा होगा और बहुत सारे बच्चों के भी एग्जाम में आ रहा होगा. सो दैट इज़ वाई आई हैव चोजन दिस चैप्टर टुडे कि मैं आपको याद समझाऊंगी, है ना. तो जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ उनके साथ साथ आप सभी के ये वीडियो काम आने वाली है. सो आप ये देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, इसके अलावा मैंने बहुत सारी और चैप्टर्स पर वीडियो बनाई हुई हैं जिसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. आप जाकर देख सकते हैं. वो साइंस पर भी है, मैथ्स में भी है और एसएसटी पे भी है. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्ट. ओके, सो एज यू कैन सी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फोर्स एंड एनर्जी विच इज चैप्टर नंबर 4. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. वेरी फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स ओनली. ओके, मैं साथ साथ रीड करती जाऊंगी. इफ आई थिंक कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको समझनी या फिर आपको याद रखनी तो आई विल मार्क इट आउट और आप भी साथ साथ अपनी बुक में इसको मार्क कर लीजिएगा. अगर किसी बच्चे के पास ये सेम बुक नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं. पर लेकिन जिनके पास ये सेम बुक है वो अपनी बुक में इसको ज़रूर मार्क कीजिएगा. बिकॉज क्या होता है ना, जब आपकी एक हैबिट बन जाती है ना किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को मार्क करने की, तो वाइल मार्किंग आपके दिमाग में भी वो चीज़ बैठती जाती है कि ओके दिस थिंग आई हैव मार्क्ड, आई नो दिस मीनिंग, है ना. तो अब मैं इसको अच्छे से समझ लूंगा या फिर एग्जाम आएगा तो मैं उसमें आंसर भी करने में एबल रहूंगा या रहूंगी, है ना. तो जब भी आप मार्क करते हो ना, आपकी आईज वहाँ होती है, आपका माइंड वहाँ होता है, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट और आपको चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए याद रहती है. दैट इज़ वाई मार्किंग इज नेसेसरी. आप अब क्लास 6 में जाएंगे या फिर फर्दर क्लास में आप जाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इन क्लास 4 वी रीड दैट पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. कहने का मतलब है हमने क्लास 4 में ये पढ़ा था कि पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का मारना, पुश करना या पुल करना, अपनी तरफ खींचना, है ना, उसे फोर्स कहते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स लगाते हो इट मीन्स पुश एंड पुल. जब आप पुश करते हो या फिर पुल करते हो किसी ऑब्जेक्ट पर, इट मीन्स वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. आप उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो, जोर लगा रहे हो. यह आपने क्लास 4 में पढ़ा. लुक एट द पिक्चर्स बिलो. आप इन नीचे जो पीछे की जो दी हुई पिक्चर्स हैं इनको देखिए. सी हाउ फोर्स इज बीइंग यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. और देखिए किस तरीके से फोर्स को यूज किया जा रहा है वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए. सो मैं आपको दिखा देती हूँ. दीज आर द पिक्चर्स विच दे आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज फोर्स इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क. आप देख सकते हो आपके फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा क्रिकेट का कुछ दिखाया हुआ है आपको, है ना. एक जगह ये फुटबॉल का है, एक जगह लोग वॉक कर रहे हैं, एक जगह कार को शायद खींच रहे हैं मे बी, एक जगह कार को पुश कर रहे हैं, एक जगह पॉटरी कर रहे हैं, है ना. फिर एक जगह ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं. लाइक सो मेनी एक्टिविटीज आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, है ना. सो हम आगे पढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द एक्शंस दैट वी परफॉर्म इन आवर डेली लाइफ्स इन्वॉल्व पुशिंग और पुलिंग समथिंग. मतलब हमारी जो डेली लाइफ है, हम जो दिन पर दिन जो काम हम करते हैं पूरे दिन में, उसमें डेली के जो हमारे एक्शंस होते हैं वो बेसिकली पुशिंग और पुलिंग से ही रिलेटेड होते हैं काफ़ी हद तक. अ फोर्स कैन बी यूज टू. फोर्स हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, हम किसी चीज़ को किसी चीज़ पे जोर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं. ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई थिंक यू ऑल शुड मार्क इट, है ना. अ फोर्स कैन बी यूज टू. सबसे पहले है टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. आई थिंक मेरा प्रीवियस जो चैप्टर था जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी एक स्टेशनरी वर्ड आया था, वहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया था. सो स्टेशनरी का क्या मतलब है, द थिंग विच इज़ नॉट मूवेबल, जो नहीं हिल रही है, विच इज़ देयर एट अ प्लेस, जो एक ही जगह पे है, उसे स्टेशनरी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप अपने घरों में देखा होगा, जब आप अपने घर में कोई कबर्ड की जगह शिफ्ट करते हो या फिर कहीं आपके काउचेस की जगह आप शिफ्ट करते हो, है ना, फर्नीचर शिफ्ट करते हो, तो क्या करते हो, वो अपने आप तो चल के नहीं जाता ना फर्नीचर. यू हैव टू मूव इट, यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन इट. तो आप उसको धक्का मारते हो, यू पुश. पुश मीन्स व्हाट, दैट इज फोर्स, राइट. ओके,
आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जो नीचे की लाइन थी कि अ फोर्स कैन बी यूज टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नंबर 1 कि किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए हम फोर्स का यूज करते हैं। नंबर 2 विच इज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना भी फोर्स से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई कार है ना, आपने मूवीज में देखा होगा जब कार चलती है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है ना, उसको ऐसे पुश किया जाता है कि वो रुक जाए। तो किसी भी चलती हुई चीज को जब रोकना होता है तब भी आप फोर्स लगाते हैं। नेक्स्ट इज टू मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, किसी चलती हुई चीज को और तेज से चलाना हो, मतलब वो जिस स्पीड में चल रही है उसे और स्पीड से चलाना हो, तब भी फोर्स का यूज होता है। टू स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करना, मतलब उसकी स्पीड को कम करना हो, तब भी फोर्स का यूज किया जाता है ना। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने को भी हम फोर्स का यूज कर सकते हैं। लास्ट इज टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को और साइज को चेंज करना हो, देयर वी कैन ऑल्सो यूज फोर्स। So these are some points where we can use force to move a stationary object, to stop a moving object, to slow down a moving object, and so many more. So that's the force. Now we are going to read types of forces. There are different types of forces, है ना? हमारे पास different types of forces हैं. When we push, pull, or lift something, we apply muscular force. This is very very important. Mark it. कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के फोर्सेस होते हैं। आपको ये पता है, आपने अपनी 4th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, पुल खींचते हैं अपनी तरफ, लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होता है, किस तरीके का जोर लग रहा होता है, वहाँ मस्क्यूलर फोर्स लग रहा होता है। क्या आपने कभी देखा है किसी छोटे से बच्चे को, हु इज़ लाइक 2 or 3 years old, किसी कबर्ड को पुश करते हुए? वुड ही बी एबल टू पुश अ कबर्ड? नो, बिकॉज इट नीड्स मस्क्यूलर फोर्स, these muscles force, right? मस्कुलर फोर्स होगा तभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश, पुल और लिफ्ट कर सकते हो, है ना। आपने देखा होगा जैसे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो जिम जाते हैं, है ना, दे कैन लिफ्ट सो मच हैवी वेट्स, है ना, वो बहुत सारे हैवी वेट्स को लिफ्ट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दे आर गुड एट मस्कुलर फोर्स, उनके पास बहुत ज़्यादा मस्कुलर फोर्स होता है, मस्कुलर पावर होती है। सो आई होप ये आप सबको समझ में आया हो और यू कैन मार्क इट एज वेल। आफ्टर दैट राइट वाला पार्ट, अब हम यहाँ पे लेफ्ट वाले पार्ट पे आ रहे हैं। ऑन टेलीविजन यू मस्ट हैव सीन एस्ट्रोनॉट्स फ्लोटिंग इन स्पेस। अभी हमने मस्कुलर फोर्स पढ़ा, नंबर 1 जो फोर्स था हमारा वो था मस्कुलर। अब हम आगे और फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेलीविजन में आपने देखा होगा कि स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। अच्छा, अभी एस्ट्रोनॉट्स क्या होता है, स्पेस कहाँ है, इनके बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में चाहिए, लाइक आपको जानना है, आप बहुत क्यूरियस है कि ये कहाँ होता है, कौन कौन गया था स्पेस में पहले, उसके बाद क्या क्या होता है वहाँ पे, स्पेस पे क्या क्या दिखाई देता है, व्हाटएवर, उन सब के लिए आई हैव मेड अ वीडियो जो कि है आर अर्थ नेचुरल सैटेलाइट चैप्टर पे। जिस बच्चे को भी वो चैप्टर की वीडियो चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए जाकर देखिए, है ना, वो आपके बहुत काम आने वाली है, वो भी क्लास 5th की ही वीडियो है। ओके, लेट्स कम टू दिस। सो ये कह रहे हैं कि टेलीविजन पे आपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे फ्लोट करते हुए देखा है, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने ज़रूर देखा भी होगा, या फिर किसी मूवी में देखा होगा, किसी कार्टून में, वेर एवर, बट दे मस्ट हैव सीन इट। दे आर एबल टू फ्लोट, वो फ्लोट कर पाते हैं बिकॉज देर इज़ नो ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग देम डाउन, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जो उनको अपनी तरफ खींचता है। आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स द फोर्स विच पुल्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो आपको अपनी तरफ खींचता है। अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हम सब अर्थ पर जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो, है ना, वो ऊपर रह तो नहीं जाती ना, इट कम्स डाउन। आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकोगे वो दोबारा नीचे आएगा ही आएगा। चाहे तो आप अभी के अभी अपने घर में कोई आपके पास इरेजर, पेंसिल, कुछ भी हो, उसको हल्का सा ऐसे आप ऊपर उठा लेंगे, वो इट कम्स डाउन। इट कम्स डाउन वाई? बिकॉज अर्थ हैज़ ग्रेविटेशनल फोर्स।
जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी कि वी आर एबल टू स्टे ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, कि हम जो ग्राउंड पे रह पाते हैं या फिर चल पाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें अपनी तरफ खींच के रखता है, अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से हम अगर कभी कूदते भी हैं, व्हेनेवर वी जंप, हम जंप के बाद दोबारा नीचे आते ही आते हैं, ये आपने देखा होगा, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने दो तरह के फोर्स की बात कर ली। फर्स्ट वन वाज मस्कुलर फोर्स, नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट इज व्हाई डज अ रोलिंग बॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम? ओह, हैव यू एवर वंडर व्हाई? कोई बॉल जिसको आपने ऐसे फेंका हो, वो थोड़े टाइम के लिए तो रोल करती है, 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 घूमती रहती, घूमती रहती, घूमती रहती है, एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाती है। व्हाई? दिस इज बिकॉज, इसका आंसर आज आपको मिल जाएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स स्लोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो किसी चलती हुई चीज को, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर देता है, धीरे कर देता है। दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से जो है मूविंग बॉल या रोलिंग बॉल भी कुछ टाइम के बाद रुक जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। हम फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही चल पाते हैं। A stretched rubber band regains its original position on being released because of elastic force. अब हम जो नंबर 4 फोर्स पढ़ रहे हैं वो है इलास्टिक फोर्स। अगर आपने कभी किसी स्ट्रेच रबर बैंड को देखा होगा, है ना, जैसे मान लीजिए ये एक रबर बैंड है ना, जिससे हम अपने बाल बांधते हैं, है ना। अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे, इसे इस तरीके से फैलाएंगे, है ना, थोड़ी देर के बाद जब आप इसको छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही हो जाएगा, ये अपनी शेप में दोबारा वापस आ जाएगा। जैसे आप देखो, मैं इसको ऐसे स्ट्रेच कर रही हूँ, बट जब मैं छोड़ती हूँ तो ये दोबारा अपनी शेप में वापस आ जाता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि अ स्ट्रेच रबर बैंड रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अपनी ओरिजिनल जो उसकी पहले से पोजीशन थी उसको दोबारा वापस ले लेता है ऑन बीइंग रिलीज बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स। और ऐसा क्यों होता है? ये इलास्टिक फोर्स की वजह से होता है जो इस रबर बैंड में होती है। जैसे मैं इसे खींच रही हूँ, है ना, इलास्टिक कर रही हूँ, पर लेकिन दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। दैट इज नोन एज इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स अराइजेज व्हेन अ बॉडी डिफॉर्म्स। इलास्टिक फोर्स तब आता है, तब होता है जब कोई चीज अपनी शेप से दूसरी शेप में बदलने लगती है, तब इलास्टिक फोर्स वहां अप्लाई होता है। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। अभी हमने नंबर 4 पढ़ा इलास्टिक फोर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल फोर्स। मोस्ट सिंपल मशीन्स मेक यूज ऑफ मैकेनिकल फोर्स। बहुत सी सिंपल मशीन्स जो है ना, किसका यूज करती हैं? वो मैकेनिकल फोर्स का यूज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ सीजर। जो आपके पास सीजर देखिए आपने, कैंची, है ना, वो भी मैकेनिकल फोर्स का यूज करती है टू कट समथिंग। किसी चीज को काटने के लिए उसे कौन सा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है? मैकेनिकल फोर्स। आगे बढ़ते हैं। If we push down a mug or a block of wood floating on water, we feel an upward push. अगर आपने कभी ऐसा किया होगा, काफ़ी बच्चों ने, मुझे पता है, किया भी होगा, कि आप क्या करते हैं, पानी बह रहा है ना, बहते हुए पानी में आपने मग डाल दिया, आप ज़बरदस्ती मग डालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वी फील एन अपवर्ड पुश। हमें फील होता है कि हमें नीचे से उस पानी, जहाँ तक उसका पानी है, वहाँ से हमें कोई पुश कर रहा है, मतलब वहाँ से उस मग को वापस ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है। आपने, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जब बात लेते हैं तो ऐसा करते हैं अक्सर कि बकेट में मग को ऐसे डालने की कोशिश करते हैं। व्हेन यू पुट मग इनटू द बकेट, है ना, तो क्या होता है, आपको ऐसा फील होता है कि वो मग जा नहीं रहा होता, उसमें बहुत फोर्स करने की जरूरत होती है और ऐसा लगता है कि नीचे से ना उस पर कोई प्रेशर डाल रहा है कि वो ऊपर की तरफ जाए, ऐसा फील होता है। द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। जो ये ऊपर की तरफ जो पुश आता है ना, उसे कहते हैं ब्योइंट फोर्स। लेट मी शो यू दिस पिक्चर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे आपको जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, विच इज मस्कुलर फोर्स, दिख रहा है आपको। अभी मस्कुलर फोर्स कैसे है कि जो गर्ल है, इसका जो ये बैग है ये बहुत हैवी होता है। आप सबका भी स्कूल का बैग बहुत हैवी होगा, है ना। आप जब उसको उठाते हो
तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे करके पूरा ऐसे डालना पड़ता है ना, यू फील वेरी हैवी ऑन योर बैक, है ना, बिकॉज ये बैग बहुत भारी होता है और अगर आपके शोल्डर्स में जान ही नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, यू कांट टेक इट ऑन योर सेल्फ, आप इसे नहीं उठा सकते हो। दैट इज़ वाई इट इज़ शोन एज मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। एज यू कैन सी कि द बॉल वॉज रोलिंग, है ना, बॉल रोल कर रही थी, बट आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट वन इज एज यू कैन सी buoyant फोर्स ऑफ वाटर, जैसे आपको मैंने अभी समझाया है ना, कि आप क्या कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है पानी के ऊपर, आप उसको पुश करते हो तो आपको नीचे से अपवर्ड पुश फील होता है। दिस वन इज एज यू नो, आपको दिख भी रहा है इलास्टिक फोर्स, आप जब इसको खींचते हो और छोड़ते हो तो दोबारा से अपनी पोजीशन रिगेन कर लेता है। नेक्स्ट वन एज यू कैन सी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ऑफ कोर्स ये बात है कि जो कोई भी चीज़ अगर ऊपर होगी तो वो अल्टीमेटली नीचे आएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ में होता है और अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। एंड द लास्ट वन इज मैकेनिकल फोर्स। आप देख सकते हो जो हम सीजर से काट रहे हैं उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स। तो ये सारे के सारे फोर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको ये याद होने चाहिए। आप एग्जाम्पल के फॉर्म में भी लिखने को सकते हैं कि राइट फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसमें आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फिर आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। ओके, अब हम ऊपर चलते हैं जहाँ से हम थे। ओके, अभी हमने ये पढ़ा था buoyant फोर्स, है ना, और इसे और क्या कहते हैं, इसे और कहते हैं अप थ्रस्ट। ओके, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं, फोर्स और अप थ्रस्ट, कि जब ऊपर की तरफ आपको फोर्स आता है। दिस फोर्स एक्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इवन ऑन यू व्हेन यू एंटर अ स्विमिंग पूल। ये फोर्स सारी ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, इवन दो ये आप पे भी लगता है जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो। हैव यू एवर फील कि आप जब स्विमिंग पूल में जाते हो आप दोबारा से ऊपर आते हो, है ना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपको पुश कर रहा है, बट दैट इज buoyant फोर्स। देयर आर अदर टाइप ऑफ फोर्सेज लाइक मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। देखो और भी तरह के फोर्सेज हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है, अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि आप सबको ये फोर्सेस समझ में आए हो, और अगर किसी बच्चे को फॉर एग्जाम्पल नहीं भी आया, डोंट वरी, यू कैन राइट डाउन योर कॉमेंट। आप लिख सकते हो मुझे कॉमेंट में कि मैम मुझे ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया, आई विल टेक दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। अदरवाइज अगर आपको इजीली मैं कमेंट सेक्शन में समझा पाई तो मैं वहाँ भी समझा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, बट यू मस्ट कमेंट एंड यू मस्ट आस्क योर क्वेरी। ये क्वेरी अगर आप नहीं पूछोगे ना तो वो क्वेरी ही रह जाएगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और कभी वो सॉल्व भी नहीं होगी। सो मस्ट राइट, मस्ट कॉमेंट मी। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं सिंपल मशीन्स। अब सिंपल मशीन इज वेरी कॉमन टॉपिक, आई नो एवरी चाइल्ड नोज इट ऑलरेडी, but still I have to tell you, simple machines are tools. That's तो very हम सबको पता ही है। Simple machines are tools which make our work easier and faster. एक क्वेश्चन भी आता है, what is a simple machine? सिंपल मशीन एक वो टूल है जो आपके काम को ईजी भी बनाता है, आसान भी बनाता है और फास्टर भी बनाता है। They help us to do work by applying force at a convenient point which either changes the direction of force or increases the force applied. ये हमें हेल्प करते हैं फोर्स अप्लाई करने में, है ना, एक पॉइंट पर, विच आइदर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इंक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड, जो या तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देता है या फिर फोर्स को बढ़ा देता है। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल मशीन्स आर, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई थिंक यू मस्ट मार्क इट। सिंपल मशीन्स के कुछ एग्जाम्पल्स है विच आर लेवर, इंक्लाइंड प्लेन, व्हील एंड एक्सल, पुले एंड स्क्रू। ये सब आपने ऑलरेडी अपनी जर्नल लाइफ में भी देखे होंगे। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज आर लेवर्स। कॉमनली यूज टूल्स लाइक प्लायर्स, बॉटल ओपनर, ट्वीजर्स एंड हैमर आर लेवर्स। हम जो नॉर्मल अपने घरों में भी ये सारे के सारे टूल्स यूज करते हैं, है ना। बॉटल ओपनर तो आप सबको पता होगा, जैसे कुछ बॉटल्स होती हैं जिनको आप नॉर्मली नहीं खोल सकते हो, उसके लिए आपको एक टूल की जरूरत होती है, दैट इज नोन एज लेवर, ठीक है, जिसे बॉटल ओपनर ही कहते हैं। ट्वीजर, हैमर आपको पता है ना, हथौड़ा, तो ये सब चीज़ें लेवर्स होती हैं। अभी कैसे होती है, क्यों है, वो हम आगे पढ़ते हैं। हैव यू सीन समवन यूजिंग अ रॉड टू लिफ्ट अ हैवी रॉक? क्या आपने कभी किसी को देखा है एक रॉड यूज करते हुए किसी हैवी रॉक को उठाने के लिए, किसी बड़ी चट्टान को उठाने के लिए किसी ने कभी रॉड यूज करी है? क्या आपने कभी देखा है? ही पुशेस वन एंड, ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिक्चर्स हैं,
है ना, सारी मैं आपको दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो उससे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, है ना। पुशेस वन एंड ऑफ द रॉड अंडर द रॉक टू बी लिफ्टेड। क्या करता है, अगर किसी को बहुत बड़ी चट्टान को उठाना है तो वो क्या करता है, जो रॉड होती है ना, उसको रॉक के नीचे डाल देता है उठाने के लिए। अ स्मॉल स्टोन इज केप्ट एज अ सपोर्ट फॉर द रॉड। एक छोटा सा पत्थर भी लगा देता है ताकि रॉड को जो है सपोर्ट मिल जाए। वेरी क्लोज टू द रॉक अंडर द रॉड। रॉड के नीचे वो पत्थर लगाते हैं और वो जो पत्थर लगाते हैं वो रॉक के बहुत पास होता है। ही यूजेज अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द अदर एंड ऑफ द रॉड। और जैसे रॉड है ना, तो मान लो इधर पत्थर है और इधर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो उसका अदर एंड है, यहाँ पे वो डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, उसको नीचे की तरफ प्रेस करता है। द रॉक इज लिफ्टेड अपवर्ड्स। जब वो यहाँ से नीचे की तरफ प्रेस करेगा तो यहाँ से रॉक ऊपर आ जाएगी। हेयर द रॉड इज अ लीवर। और यहाँ पे रॉड को क्या है, लीवर है। द वेट लिफ्टेड बाय द पर्सन इज द लोड। और जो वेट उस इंसान ने उठाया जो कि रॉक था, उसे लोड कहते हैं। द पॉइंट ऑफ सपोर्ट और द पाइवट पॉइंट ऑफ द रॉड वेयर इट टचेस द स्मॉल स्टोन इज द फल्क्रम। और वो पॉइंट जहाँ पे रॉड के नीचे पत्थर है और पत्थर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर पूरा का पूरा रॉक है, उस पॉइंट को फल्क्रम कहते हैं। द फोर्स यूज्ड इज द एफर्ट। और जो फोर्स लगाया गया अदर एंड पे, यहाँ पे है ना, उसे एफर्ट कहते हैं। सो मैं सबको पहले मार्क कर देती हूँ, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, लेट वी कम टू द पार्ट। देखिए, जैसे आप इस फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर। अ पर्सन यूजिंग अ रॉड टू लिफ्ट अ हैवी रॉक। ठीक है, एक इंसान जो रॉड का यूज कर रहे हैं हैवी रॉक उठाने के लिए। तो आप इसमें देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया है, ये है इनका लोड। ठीक है, लोड मतलब जो ये भारी सामान है ना, जो ये रॉक है, इसको उठाने के लिए इन्होंने किसका यूज किया गया है, इसका, ये जो रॉड दिख रही है ना। और रॉड के नीचे ये क्या लगाया हुआ है, स्टोन लगाया हुआ है ना। स्टोन, रॉड और ये रॉक के बीच का जो ये रास्ता है, जो ये पार्ट है, इसे कहते हैं फल्क्रम। जो ये यहाँ पे जो ये एफर्ट लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपने हाथ से ये एफर्ट लगा रहे हैं ना, तो ये एल, एफ और ई मतलब लोड, फल्क्रम और एफर्ट मिलकर लिवर बनाते हैं। जो ये रॉड है ये यहाँ पे लिवर का काम कर रही है। अंडरस्टैंड? आई होप ये वाला टॉपिक आप सबको समझ में आया हो, और अगर नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ पे थे? ओके, हमने यहाँ पढ़ लिया था। अब हमें आगे पढ़ना है कि लीवर्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोजिशंस ऑफ द फल्क्रम। हम लीवर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके फल्क्रम की पोजीशन की वजह से, लोड की वजह से और एफर्ट की वजह से। लीवर के 3 मेन पार्ट्स हैं, फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। जिन तीनों की पोजीशन चेंज होने की वजह से हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, व्हेन द फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। जैसे कि आपको पिक्चर में मैंने दिखाया कि जब फल्क्रम लोड और एफर्ट के बीच में होता है तो उसे फर्स्ट क्लास लीवर कहते हैं। जैसे कि आपने अभी पिक्चर में ऊपर देखा भी था, लेट मी शो यू अगेन। इस फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो, इस वाली पिक्चर में है ना, कि जो लोड और एफर्ट के बीच में है फल्क्रम, तो दिस इज नोन एज फर्स्ट क्लास लिवर। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द लोड इज इन बिटवीन द, अब आधी बात यहाँ पे है, द फल्क्रम एंड द एफर्ट, इट इज अ सेकेंड क्लास लिवर। कहने का मतलब क्या है कि जब लोड फल्क्रम और एफर्ट के बीच में होता है तब उसे सेकेंड क्लास लिवर कहते हैं। ठीक है, लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल ऑफ इट विच इज ऑफ सेकेंड क्लास लिवर। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड क्लास लिवर्स। व्हाट हैपन इज कि जब फल्क्रम और एफर्ट के बीच में क्या होता है, लोड होता है। जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में देखेंगे अगर ध्यान से, ठीक है, आपको दिख रहा है कि जो ये बॉटल ओपनर है, लोड क्या है, लोड है ये जो उसका वो है, लिड है ना। और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, ये आप एफर्ट लगा रहे हैं, है ना। और जो आपका लोड है वो यहाँ बीच में है और ये आपका फल्क्रम है, आपने उसको पकड़ा हुआ है। अगर आप उसको पकड़ेंगे नहीं तो वो खुल नहीं पाएगा, है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, ये आपका लोड है जो कि यहाँ बीच में पड़ा है, और ये आपका फल्क्रम है। जैसे कि आप व्हील बैरो, आपने देखा होगा, ये व्हील बैरो जो गार्बेज उठाते हैं, है ना, वो इसको यूज करते हैं, है ना। जैसे आप नट क्रैकर को देखिए, ये लोड है, जो ये नट है ये लोड है ना। और जो एफर्ट लग रहा है वो यहाँ से लगेगा, क्योंकि जब इसको कोई प्रेस करेगा, इस तरह से दबाएगा, तब ये एफर्ट लगेगा, है ना।
और जो ये पार्ट, ये जो क्लोज्ड पार्ट है, ये क्या है आपका, ये है आपका फल्क्रम, जिसकी वजह से ये नट उसमें रुका रहता है। अंडरस्टैंड? सो ये आपका फल्क्रम, ये आपका एफर्ट, और बीच में आपका है लोड। दिस इज नोन एज सेकेंड क्लास लिवर। आई होप ये आप सभी को समझ में आया भी हो। आगे बढ़ते हैं। When the effort is in between the fulcrum and the load, it is a third class lever. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब एफर्ट, जब आप जोर लगाते हो फल्क्रम और लोड के बीच में, तब उसे थर्ड क्लास लेवर कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। आप यहाँ देखो एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लेवर, जैसे आप देख सकते हो इस पिक्चर में। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था हमें थर्ड क्लास लेवर में, कि जब आप एफर्ट लगाते हो वो बीच में होता है और फल्क्रम और लोड साइड में होते हैं, है ना। आप इस पिक्चर में देखो, ये आपका लोड है, ये आपका फल्क्रम है, और ये आपका एफर्ट है बीच में, है ना। जैसे कि आप ये देख सकते हो आपके आइस टोंग्स, है ना। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका लोड होता है वो यहाँ होता है, इधर इधर आपका लोड होता है ना, इस वाले पार्ट में, राइट। इधर आपका लोड होता है जो आपको उठाना होता है, ठीक है। और जो आपके एफर्ट लग रहा होता है, आप जैसे इस टोंग को पकड़ते हो, ये वैसे आइस टोंग है जिससे आप आइस पकड़ते हो, है ना। तो इसे आप कहाँ से पकड़ते हो, ऐसे आप यहाँ से एफर्ट लगाते हो, है ना, बीच में से, है ना। यहाँ पे हो गया आपका लोड, यहाँ पे हो गया आपका एफर्ट, और ये होता है आपका फल्क्रम। अगर ये ऐसे क्लोज नहीं होगा तो इसकी बिना मदद से आप उसको उठा नहीं पाओगे। सेम गोज विथ ट्वीजर्स, है ना। सेम गोज विथ योर फिशिंग रॉड। ये क्या है आपका, ये आपका लोड है, ये पूरी जो फिश है आपकी लोड है ना। ये लोड हो गया, ठीक है जी। ये क्या है, ये आपका हो गया फल्क्रम, है ना। यहाँ से आपने पकड़ा और यहाँ से इसका लग रहा है एफर्ट। दिस इज हाउ विच इज थर्ड क्लास लिवर। मैं आपको इसके साथ साथ ही फर्स्ट क्लास लिवर भी दिखा देती हूँ, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, विच इज अ हैमर, ठीक है, अ प्लायर, जिसमें क्या होता है, आप एफर्ट कहाँ लगा रहे होते हो, ठीक है। ये आपका लोड है, यहाँ पे आपका सामान है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप एफर्ट यहाँ से लगा रहे हो, और फल्क्रम आपका कहाँ है, ये बीच वाला पार्ट आपका फल्क्रम है। सो आई होप आप सबको ये तीनों टाइप के लिवर्स अच्छे से समझ में आए हों, है ना। मैं आपको एक बार इन सबको रब करके भी दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ इस वक्त मैंने ये पूरा का पूरा जो मैंने मार्क किया था हटा दिया है। आप देख सकते हैं कौन कौन क्या क्या है। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लेवर, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास लेवर, एंड एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लेवर, ठीक है। मैं इसको इधर ले आती हूँ, आप यहाँ से भी एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये है पर्सन यूजिंग अ रॉड टू लिफ्ट अ हैवी रॉक। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया हो। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है हम वो पढ़ने वाले हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं। वॉकिंग अप अ स्लोप इज ईजियर देन अ क्लाइंबिंग अ लैडर टू द सेम हाइट। यहाँ पे लिखा है किसी स्लोप पे चढ़ना, स्लोप मतलब ऐसे एक प्लेन लैंड जो कि अपवर्ड जा रहा हो ना, किसी स्लोप पे चढ़ना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू क्लाइंबिंग अ लैडर टू द सेम हाइट। सेम हाइट की लैडर चढ़ना और सेम हाइट के स्लोप पे चढ़ने से कौन ज़्यादा इजी होता है, स्लोप पे चढ़ना, बिकॉज स्लोप का पाथ एकदम ऐसे स्ट्रेट होता है, पर लैडर पे आपको 1 by 1 स्टेप चलना पड़ता है ना। देखिए स्लोप क्या है, आपने देखा होगा आपके स्कूल में जो वो होता है एंट्रेंस होती है, वहाँ पे कुछ तो स्टेयर्स होती हैं बीच में, और लेफ्ट या राइट साइड पे स्लोप होता है, जो कि जो लोग लैडर से नहीं चल सकते, सीढ़ियों से नहीं चल सकते, है ना, वो स्लोप से नीचे आ जा सकते हैं। तो स्लोप से चलना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू लैडर। यहाँ पे लिखा है एन इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोप। इंक्लाइन प्लेन एक स्लोप होता है विच मेक वर्क्स ईजियर, जो काम को ईजी बनाता है। व्हेन वर्कर्स हैव टू लोड और अनलोड अ ट्रक, जब वर्कर्स को ट्रक में सामान चढ़ाना होता है या अनलोड करना होता है, उतारना होता है, दे यूज अ प्लैंक। वो या क्या यूज करते हैं, एक प्लैंक ऑफ वुड यूज करते हैं, एक लकड़ी के टुकड़े को यूज करते हैं एज एन इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे आपको अगर वो वर्ड दिख नहीं रहा तो मैंने यहाँ लिख दिया है प्लैंक, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब वर्कर्स, कुछ लेबर्स क्या करते हैं, ट्रक से सामान उतारते हैं, तो उनके पास एक बड़ा सा लकड़ी का फट्टा होता है जो वो ट्रक से अटैच कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो सामान को ऐसे घसीट घसीट के उतार देते हैं। तो जो लकड़ी का फट्टा है विच इज़ अ प्लैंक ऑफ अ वुड, है ना, वो क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स यू एज एन इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि आप उस लकड़ी के फट्टे से आप जब सामान उतारते हो तो वो स्मूथली नीचे आ जाता है। उसी जगह पे अगर आप कोई लैडर लगाते, क्या वो स्मूथली नीचे आता, नहीं आता। दिस इज हाउ द इंक्लाइंड प्लेन हेल्प्स यू एंड मेक्स योर वर्क ईजियर। देखो आप एग्जाम्पल पे देखो, यहाँ पे आ गया है कि इन हॉस्पिटल्स एंड सम अदर बिल्डिंग्स में क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन्स को रैम्प कहते हैं, आर प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू स्टेयरकेसेस। जैसा कि आपको हमने समझाया भी, अभी बताया भी दी थी मैं कि काफ़ी सारे स्कूलों में
होता क्या है, स्टेयर के सीढ़ियों के साथ में ही ये रैंप लगा दिए जाते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा मान लो डिसेबल्ड है, वो नहीं स्टेयर से चल सकते, तो वो रैंप से आ जाए। या फिर कोई टीचर्स हैं जो कि अब मतलब वो स्टेयर्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो दे कैन यूज़ रैंप फॉर द ईजियर वन, है ना, जो उनके लिए सूटेबल है। दिस हेल्प्स इन पुशिंग अप व्हील चेयर, और ये व्हील चेयर को पुश करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसको व्हील चेयर अभी यूज़ करना है, या फिर उसको कोई चोट लग गई है, वो इंजर्ड हो गया है, तो वो ऐसा नहीं कि आप स्कूल की छुट्टी करके घर बैठ जाए। दे कैन कम टू स्कूल बिकॉज अब स्कूल में रैम्प्स है ना, वो आराम से व्हील चेयर से ऊपर चढ़ भी सकते हैं, नीचे उतर भी सकते हैं। डिड यू एंजॉय राइड्स डाउन अ स्लाइड व्हेन यू वर यंगर, है ना। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने ऐसा किया भी होगा कि जो स्लाइड्स होते हैं, जो स्लोप्स होते हैं, रैम्प्स होते हैं, उधर से बच्चे भाग के नीचे आते हैं और फिर मतलब दोबारा ऊपर जाके फिर भागते नीचे आते हैं ना। आप सब ने वो एंजॉय किया होगा। अ स्लाइड इज एन इंक्लाइंड प्लेन, और वो स्लाइड क्या होती है, स्लाइड होती है इंक्लाइंड प्लेन। आई हैव मार्किंग इट, है ना आगे। सो अब आप देख सकते हो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द पुले। अ पुले इज अ स्मॉल व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज। पुले क्या होता है, एक छोटा सा व्हील होता है, ठीक है, जिसके आउटर एज में जो है ग्रूव लगा होता है। द ग्रूव कैन होल्ड अ रोप इन पोजीशन, और वो ग्रूव जो होता है वो रोप को, रस्सी को उसकी पोजीशन में होल्ड करके रखता है। अ पुले टुगेदर विद अ चेन और रोप इज यूज्ड टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। पुले क्या करता है, चेन के साथ या रोप के साथ हेल्प करके उस सामान को लिफ्ट करने में, खींचने में, ऊपर उठाने में हेल्प करता है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसकी डायरेक्शन चेंज करके वो सामान को ऊपर खींचने में, लिफ्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज पुले। आप भी सब इसको साथ साथ मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पुलेज, 2 तरह के पुले होते हैं, अ फिक्स्ड पुले एंड अ मूवेबल पुले, ठीक है, 2 तरह के पुले हैं। द पुले यूज्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल इज अ फिक्स्ड पुले। आपने देखा होगा कुएं से पानी निकालने का जो प्रोसेस है वो भी पुले का होता है। ऊपर ऐसे एक सर्कल होता है, स्मॉल व्हील होता है, उससे एक रोप कनेक्टेड होता है ना। जब आप रोप को अदर साइड से खींचते हो तो वो बकेट अटैच होती है रोप से, और फिर वो पानी आपके पास ऊपर आ जाता है ना। उसे कहते हैं फिक्स्ड पुले। इसको मार्क कर लीजिए कि पुले के 2 टाइप होते हैं, और उसमें से एक टाइप जो है फिक्स्ड पुले है, जो कि वेल में लगा होता है। इट इज़ फिटेड टू सम सपोर्ट, है ना। अ रोप इज पास्ड ओवर द पुले, जैसे आपको मैंने बताया कि रोप जो है वो पुले से ऐसे पास होकर नीचे जा रही होती है, वेल में जा रही होती है। अ बकेट इज टाइड टू वन एंड ऑफ द रोप, है ना। जो बकेट होती है वो रोप के एक एंड से बंधी होती है, बकेट मतलब बाल्टी। अ डाउनवर्ड एफर्ट इज अप्लाइड एट द अदर एंड ऑफ द रोप, और दूसरी तरफ जहाँ से रोप बाहर है ना, वेल के बाहर है, वहां से रोप को नीचे डाला जाता है। एंड द बकेट ऑफ वाटर कम्स अप, और जो बकेट है उसमें पानी भर जाता है। अ फिक्स्ड पुले मेक्स वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फिक्स्ड पुले क्या करता है, आप पहले उसने नीचे छोड़ा है ना, तो पानी भर गया, अब वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ आएगा। अ स्मॉल पुले इज ऑल्सो यूज ऑन फ्लैग पोल टू होस्ट अ फ्लैग। एक फ्लैग होस्ट करने के लिए भी स्मॉल पुले का यूज़ किया जाता है, जो आप सबके स्कूल्स में होस्ट होता है फ्लैग, उसमें भी पुले का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मूवेबल पुले। मूवेबल पुले अलॉन्ग विथ फिक्स पुले आर यूज टू लिफ्ट लोड्स। ये भी सामान लिफ्ट करने के ही काम आता है। आप देख सकते हो इधर पिक्चर में लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्लैग दिया हुआ है, जो कि फिक्स्ड पुले का भी एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ पे इसको बनाया गया है, ठीक है। अदर वन आप इसको भी देख सकते हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। ये सब आपके पुले हैं जो किसी भी सामान को लिफ्ट करने के काम आते हैं, है ना। आप देख सकते हो इसको। आपने मोस्टली देखा होगा जब कोई हम कार खींचते हैं या किसी चीज़ को खींचते हैं तो वैसे ही हुक्स लगाते हैं, है ना। इन सबको पुले कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Now we have the wheel and axle. Wheel and axle क्या है? Let me read it. We know that pushing a load on wheels is easier than carrying it. हमें ये पता है कि किसी भी लोड को, किसी भी भारी सामान को पुश करना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू कैरी करना, है ना। बट द व्हील बाय इटसेल्फ इज नॉट अ सिंपल मशीन। पर व्हील खुद में एक सिंपल मशीन नहीं है। इट बिकम्स वन ओनली व्हेन अ रॉड और एन एक्सल इज अटैच्ड टू इट। व्हील तब जाके सिंपल मशीन बनता है जब उसमें रॉड और एक्सल को अटैच किया जाता है। अ व्हील विद अ रॉड अटैच टू इट, इट इज नोन एज व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। जब किसी व्हील में, किसी पहिए में रॉड को अटैच करते हैं तब उसे व्हील एंड एक्सल का अरेंजमेंट कहते हैं।
व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट्स आर यूज्ड इन मोस्ट बिग मशीन्स। बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स में व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट लगाया जाता है। फाइंड आउट अबाउट द व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट यूज इन व्हीकल, स्विंग मशीन्स, एग बीटर्स एंड साइकिल्स। व्हीकल्स में, गाड़ियों में, स्विंग मशीन्स में, है ना, एग बीटर्स में और साइकिल्स में व्हील एंड एक्सल का यूज होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो वो है द स्क्रू। ठीक है, अब स्क्रू क्या होता है ये भी आपने पढ़ा होगा। अ स्क्रू इज अ सिंपल मशीन यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर टाइटली। स्क्रू का काम क्या होता है? जो चीज़ों को, जो सिंपल मशीन होती है स्क्रू, जो कि चीज़ों को टाइटली होल्ड करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा आपकी कोई कबर्ड है या कुछ चीज़ है, जब वो टूट जाती है तो उसमें एक स्क्रू डालते हैं और उसको फिर टाइट कर देते हैं, जिससे वो अलग नहीं होता, होल्ड करके रहता है, एक साथ रहता है ना। वाई इज अ स्क्रू बेटर देन अ नेल? स्क्रू नेल से बेटर कैसे होता है? स्क्रू स्क्रू होता है, आपने देखा ना, जो टाइट करते हैं, और नेल होती है कील। कि स्क्रू नेल से बेटर कैसे है? When we join things together with a screw, they are held together through a longer distance and thus cannot be forced apart easily. जो आप स्क्रू से किन्हीं दो चीज़ों को टाइट करते हो, आपस में जोड़ते हो, बहुत लंबे टाइम के लिए आपस में जुड़ जाते हैं, उन्हें अलग करना इजी नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन वी जॉइन थिंग्स विद अ नेल, जो हम किसी कील से कोई दो चीज़ों को जोड़ते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर ओनली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। वो कुछ टाइम के लिए, थोड़े वक्त के लिए ही जुड़े रहते हैं। दैट इज थ्रू द लेंथ ऑफ द नेल। वो भी सिर्फ जब तक कि जितनी नेल की लेंथ है उतने तक ही वो जुड़े रहते हैं। आप जहाँ देख सकते हो व्हील एंड एक्सल का आपको यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, है ना, जो कि ये बाइसिकल दी हुई है, आपको ये कार का स्टेयरिंग दिया हुआ है, स्विंग मशीन दी हुई है जिसमें व्हील एंड एक्सल का यूज़ होता है। यहाँ आपको इंक्लाइन प्लेन दिखाया हुआ है कि किसी सामान को इजीली नीचे उतारना किस तरीके से होता है। ये प्लैंक ऑफ वुड जो है ये इंक्लाइन प्लेन का काम करता है। स्क्रूज दिखाए हुए हैं एज यू कैन सी, है ना। So these are some example of pulley, wheel and axle, inclined plane and screw. आगे बढ़ते हैं। Bigger screws called screw jacks. जो बड़े स्क्रू होते हैं उन्हें स्क्रू जैक कहते हैं, जो कि कार लिफ्ट करने के लिए और हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए काम आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि स्क्रू जैक्स जो है वो कार लिफ्ट करने के लिए, कार उठाने के लिए और अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाने के लिए यूज होते हैं। हैव यू नोटिस द स्क्रू यूज इन रिवॉल्विंग स्टूल्स, चेयर्स एंड ईयर स्टार्ट्स? कैन यू थिंक ऑफ अ बिग मशीन विच अ स्क्रू इज नॉट यूज्ड? या आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जवाब आप दे सकते हैं। ऑल बिग मशीन्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ सम ऑफ दीज सिंपल मशीन्स। सारी बिग मशीन्स इन छोटी छोटी मशीन्स की कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं होती है। आगे हम पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे चेक पॉइंट है, जैसे कि हम हर चैप्टर में चेक पॉइंट करते हैं, हम यहाँ पर भी करेंगे। सर्कल द करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पे कुछ आंसर सर्कल करने हैं, पर मैं यहाँ पे हमेशा की तरह टिक करूंगी, आप अपनी नोटबुक में इसको सर्कल कर सकते हैं। नंबर 1, अ पेयर ऑफ सीजर्स यूजेस मैकेनिकल, फ्रिक्शनल और मस्कुलर फोर्स टू कट समथिंग। जो सीजर है ना, वो क्या, कौन सा फोर्स यूज करती है किस चीज को काटने के लिए? मैकेनिकल, फ्रिक्शनल या मस्कुलर? आई एम गिविंग यू 10 seconds टू राइट डाउन दिस आंसर। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से इसका आंसर लिखिए। अभी अभी हमने, जब हम फोर्स पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ फोर्स, तब हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो सीजर को कोई चीज काटने में हेल्प करता है, विच इज मैकेनिकल, फ्रिक्शनल एंड मस्कुलर। ओके, जल्दी से इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू बी देयर। आई होप कि आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। नंबर 1 इज विच इज मैकेनिकल। मैकेनिकल फोर्स जो है वो हेल्प करता है सीजर को कोई चीज काटने में। नंबर 2, व्हेन द फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट, इट इज अ फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास लेवर। जब फल्क्रम लोड और एफर्ट के बीच में होता है तो वो कौन से क्लास का लेवर होता है? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास की थर्ड क्लास? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये भी मैंने आपको भी अच्छे से अभी ऊपर अपने टॉपिक में पढ़ा है कि जब फल्क्रम लोड और एफर्ट के बीच में होता है तब वो कौन सा क्लास ऑफ लेवर होता है। आई होप आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा। लेट मी टेल यू द आंसर इज फर्स्ट क्लास लेवर। वो तब फर्स्ट क्लास लेवर होता है। लेट रीड द नेक्स्ट वन। अ डैश इज अ स्मॉल व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज। ये एक छोटा सा व्हील होता है जिसके आसपास ग्रूव होता है ना। इसे क्या कहते हैं? पुले कहते हैं, स्क्रू कहते हैं, लेवर कहते हैं? जल्दी से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आप सबको ये मैंने अभी कुछ टॉपिक पहले ही पढ़ाया है। जब स्मॉल व्हील ग्रूव से अटैच होता है उसे क्या कहते हैं?
आई होप कि आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा। इसे कहते हैं पुले। ओके, तो आप इसको अपने बुक में मार्क कर लीजिए। ओके, सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप देख सकते हो यहाँ पे है, वो है एनर्जी। चैप्टर का जैसे नाम था फोर्स एंड एनर्जी, तो हम एनर्जी टॉपिक पे आ चुके हैं। यू हेयर द वर्ड एनर्जी मेनी टाइम्स इन योर डेली लाइफ। आप अपनी लाइफ में एनर्जी वर्ड बहुत बार सुन चुके होंगे। यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ मिल्क, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हैव एनर्जी। आपको बहुत सारा मिल्क पीना होता है, वेजिटेबल्स खानी होती है एंड फ्रूट्स खाने होते हैं ताकि आप स्ट्रॉन्ग बने और आपको एनर्जी आए। एनर्जी क्या होती है हम उसको हम मार्क करते हैं साथ साथ। एनर्जी इज द एबिलिटी, एनर्जी वो एबिलिटी है टू डू वर्क, काम करने के लिए जो आपको क्षमता प्रदान करती है। काम करने की क्षमता आपको एनर्जी से मिलती है। एनर्जी इज एवरीवेयर, नेचर, सनलाइट, विंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब में एनर्जी है। वी यूज एनर्जी एवरी डे, और हम एवरीडे एनर्जी को यूज करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स की होती है। नंबर 1 इज मैकेनिकल एनर्जी। जैसे हमने मैकेनिकल फोर्स पढ़ा वैसे ही हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। इट इज द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजिशन। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ये वो एनर्जी है जो कि ऑब्जेक्ट पर लगती है, या तो इसके मोशन की वजह से, इसके जैसे ये चल रहा है उस हिसाब से, या इसकी पोजीशन की वजह से। अब मैं आपको इसको एक आगे पढ़ के समझाती हूँ ये क्या है। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी आइदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी में होती है, या तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जिसे कहते हैं एनर्जी ऑफ मोशन, जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड में चलती रहती है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन, जो कि एक पोजीशन पे स्टिल रहती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आप आगे पढ़ेंगे अगर कि अ मूविंग कार पोजेसेस मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। एक मूविंग कार, चलती हुई कार है ना, मैकेनिकल एनर्जी में होती है उसके मोशन की वजह से, है ना, और उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, आपने देखा भी होगा कि जब कोई कार मूव कर रही होती है ना, जब वो मूव कर रही होती है तब उस पर मैकेनिकल एनर्जी लग रही होती है ना, और वो कौन सी मैकेनिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक या फिर पोटेंशियल, तब वो काइनेटिक एनर्जी होती है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ ड्रॉन बो पोजेसेस मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन। आपने देखा है वो तीर कमान है ना, जब आप उसको स्ट्रेच करते हो है ना, तब वहाँ पे कौन सी एनर्जी लग रही होती है, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि जो बो होता है वो एक ही पोजीशन पे रहता है, अगर अब बस आप उसको स्ट्रेच करते हो, है ना। तो ये हमने पहले तरीके की एनर्जी पढ़ी जो कि थी मैकेनिकल एनर्जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोलर एनर्जी, जिसके बारे में आप सबको ऑलरेडी पता होगा। ये वो एनर्जी है जो हमें सन से मिलती है। इट इज़ द मोस्ट रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपको हमेशा अवेलेबल होती है ना। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, ये आपको आसानी से मिल भी जाती है क्योंकि आपको सूरज से मिल रही होती है। इट इज़ ऑल्सो नॉन पॉल्यूटिंग, और इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। When we hang our clothes to dry in the sun, we use the energy of the sun. जब हम सन में मतलब धूप में अपने कपड़े सुखाने डालते हैं तो हम सन की एनर्जी से उसको सुखा लेते हैं। सोलर पैनल्स एब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ द सन टू प्रोवाइड हीट फॉर कुकिंग। और क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा आपके स्कूल के रूफ्स पे या फिर काफ़ी घरों में सोलर पैनल लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो क्या करते हैं, सोलर पैनल सन की हीट को ट्रैप करते हैं, है ना, और जो कि उस हीट को ट्रैप करते हैं और लोग क्या करते हैं, उस हीट से फिर कुकिंग करते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, सन की एनर्जी ली और उसको फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, बट बेसिकली विच हीट वी आर यूजिंग, दैट इज सोलर एनर्जी। द वर्ड जियोथर्मल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो एंड थर्मी। अच्छा, जियोथर्मल जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि जियो का मतलब है अर्थ एंड थर्मी का मतलब है हीट। सो जियोथर्मल एनर्जी इज हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, हीट है जो कि अर्थ के अंदर से आ रही होती है, अर्थ के अंदर से मिल रही होती है, ठीक है। वी कैन यूज द स्ट्रीम एंड हॉट वाटर प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ टू हीट बिल्डिंग्स और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो हम क्या कर सकते हैं, हम जो ज़मीन के अंदर जो गर्म पानी होता है जियोथर्मल एनर्जी की वजह से, है ना, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज़ अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए। पहले ये मार्क कर लीजिए कि जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो हीट होती है फ्रॉम विद इन द अर्थ, जो अर्थ के अंदर से ही हमें मिलती है, ठीक है। उसके अलावा कि जियोथर्मल एनर्जी जो है वो रीन्यूएबल है, वो बार बार आपको
रिन्यू हो जाती है, वो खत्म होने वाली नहीं है, बिकॉज द वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय रेनफॉल, क्योंकि जो पानी है वो रेनफॉल से, बारिश से भरता रहता है, दैट इज वाई ये रिन्यूएबल एनर्जी है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। वी वर देयर एंड द के बाद यहाँ से है हीट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ, और जो वो हीट है वो कंटिन्यूसली अर्थ के अंदर बनती रहती है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, विच इज जियोथर्मल एनर्जी। ऐसे ही आपकी सोलर एनर्जी है विच इज नॉट गोइंग टू बी फिनिश सून, क्योंकि जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एनर्जी है वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज प्लेंटीफुल, रिन्यूएबल, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लीन एंड नॉन पोल्यूटिंग। विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है हमें, है ना, मतलब कि हवा से जो हमें एनर्जी मिलती है बहुत क्लीन होती है ये, और नॉन पोल्यूटिंग होती है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड बाय एक्सपर्ट टू बी मोर कन्वीनियंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली देन मेनी अदर एनर्जी सोर्सेज। और इसलिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि जो विंड एनर्जी है बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती। विंड पावर इज द कन्वर्जन ऑफ विंड एनर्जी इनटू अ यूजफुल फॉर्म सच एज इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग विंड टर्बाइंस। विंड टर्बाइंस आपने देखा भी होगा, ऐसे बड़े बड़े ऐसे विंड टर्बाइंस होते हैं जो ऐसे करके घूमते रहते हैं, है ना। विंड टर्बाइंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर इज द मोस्ट ऑफन यूज। अच्छा, यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा वर्ड, है ना, आप यहाँ से देख सकते हो वर्ड, मैं आपके लिए यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। ओके, दैट इज हाइड्रो पावर। Okay, so of the renewable energy sources that generate electricity, hydropower is the most often used. Renewable energy के sources से भी ज़्यादा जो most often used energy source है वो है हाइड्रो पावर, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे पुराना सोर्स ऑफ एनर्जी यही है। इट वॉज यूज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो टू टर्न अ पैडल व्हील टू ग्राइंड ग्रेन। इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो यूज़ किया गया था, पैडल व्हील मतलब ऐसे पैडल व्हील चला के ग्रेन्स को, है ना, ग्रेन्स होते हैं उन्हें ग्राइंड करने के लिए, पीसने के भी ये काम में आया करता था, है ना। बिकॉज द सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर इज वाटर, बिकॉज हाइड्रो पावर का जो सोर्स है ना, वो क्या है, वाटर है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स मस्ट बी लोकेटेड ऑन अ वाटर सोर्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स मतलब जो कि पानी से बिजली बनाने वाले जो प्लांट्स हैं वो वाटर सोर्स के पास होने चाहिए। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है ना। वी यूज इट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वार्मिंग, हम इसे बहुत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वार्मिंग होम, अपने घर को गर्म करने के लिए भी हम हीट का यूज़ करते हैं, जैसे आपने हीटर्स देखे होंगे घरों में लगे होते हैं, है ना। एंड कुकिंग आर फूड, अपने खाने को भी गर्म करने के लिए या बनाने के लिए हम हीट का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी यूजेस कम्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, केरोसिन एंड पेट्रोल। और जो मोस्टली हम हीट एनर्जी को लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जैसे कोल को, केरोसिन को और पेट्रोल को जब हम जलाते हैं उससे जो हीट हमें मिलती है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइट, लाइट क्या है, लाइट इज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू स्पेस। स्पेस से एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो नेचुरल तरीका है वो है लाइट। सम सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी आर, जो लाइट एनर्जी के सोर्सेज हैं वो है सन, बल्ब, ट्यूबलाइट एंड अ बर्निंग कैंडल, ये सब लाइट एनर्जी के सोर्सेज हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। साउंड, साउंड इज अ वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड एक तरह का वाइब्रेशन है जो कि कहाँ से ट्रांसमिट होता है, सॉलिड चीज़ों से, लिक्विड चीज़ों से और गैस से ट्रांसमिट होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड when a force causes an object or a substance to vibrate। साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करने लगता है, तब साउंड प्रोड्यूस होता है। सम सोर्सेज ऑफ साउंड एनर्जी आर, साउंड एनर्जी के भी कुछ सोर्सेज हैं जो कि है म्यूजिक सिस्टम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, जो कि आपने देखा होगा तबला, फ्लूट, पियानो, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रेडियोस वगैरह, ये सब साउंड एनर्जी के सोर्सेज हैं, मतलब इन सब से हमें साउंड एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस की एक तरह से मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूविंग थ्रू अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस वायर से, एक तार से होते हुए गुजरते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी उसे कहते हैं। Most of the appliances that we use these days like washing machine, television, computer, tube light, bulbs and fans run on electricity। आज हम जितनी भी चीज़ें अपने घर में यूज़ करते हैं, जो हमने यहाँ पढ़ी भी, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। आगे बढ़ते हैं।
एज यू कैन सी द चैप्टर इज गोइंग टू बी ओवर. दिस इज आवर लास्ट टॉपिक जो आपको समझा रही हूँ, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि आप एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे प्लीज मार्क कर लीजिएगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. एनर्जी जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी बस एक तरीके से दूसरे तरीके में बदलती रहती है. द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर डिक्रीजेज. टोटल एनर्जी जो होती है वो ना तो कभी कम होती है ना, नेवर डिक्रीजेज, और इंक्रीजेज, ना ही बढ़ती है. कहने का मतलब है, मान लीजिए सोलर एनर्जी आपको मिल रही है, सन से आपको एनर्जी मिल रही है ना. उस सन एनर्जी को यूज करके आप किस में कन्वर्ट कर देते हो, हीट एनर्जी में, ताकि आपका खाना गर्म हो सके, आपका घर गर्म रह सके, है ना. तो ये क्या कह रहे हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. ये लॉ है कि इसमें क्या लिखा है कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है. सो एज यू कैन सी आवर चैप्टर इज ओवर, है ना, फॉर नाउ. आई होप यू लाइक द वीडियो. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो, आपको इससे कोई नॉलेज मिली हो, सो डू लाइक दिस वीडियो. एंड जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कहा था, दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस चैप्टर, और मैंने इसकी आज वीडियो बना भी दी है. सो ऐसे ही आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं. उसके लिए आपको मुझे कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी क्लास में हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा चैप्टर है. और साथ ही साथ मैं आपको अपनी मेल आईडी भी नीचे पिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप अपने चैप्टर की फ़ोटो क्लिक करके मुझे मेल कर सकते हैं, जिससे कि मेरे लिए ईजी हो जाएगा वो पूरा चैप्टर आप जैसे और बच्चों को या और आपको इस तरीके से समझाना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके कोई सिबलिंग है, कज़न है, रिलेटिव है, या कोई क्लासमेट है, या कोई फ्रेंड्स हैं जो आप ही क्लास में पढ़ते हैं और जिनका भी फोर्स एंड एनर्जी चैप्टर आ रहा है एग्जाम में, सो प्लीज़ उनके साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा. बिकॉज अगर आप उनके साथ भी वीडियो शेयर करेंगे, जितनी अच्छे से आपको समझ में आया उनको भी समझ में आएगा. उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं समझ में आया, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है जो आपको समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया, डोंट वरी अबाउट इट. उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.